नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया की भारत पर निगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस है। पेरिस में 11 दिसंबर तक भारत का प्रतिनिधिमंडल जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जो सहमति देगा वह दुनिया के विकासशील देशों की आवाज भी होगी, तो विश्व की उम्मीदों पर खरा उतरने न उतरने की परीक्षा भी है। जलवायु परिवर्तन का मसला पेचीदा और गंभीर है। दुनिया के हम लोग विकास की चाह में वातावरण में जितना कार्बन छोड़ रहे हैं, उससे पृथ्वी गर्मा रही है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व 2014 में लगातार 30वें वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर था। पेरिस में दुनिया के देशों को यह तय करना है कि ऐसा कुछ हो जिससे दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहे। खतरा है कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ेगा। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र में पानी का स्तर ऊंचा उठेगा और कई टापू देश डूबेंगे। जैसे मालदीव के पूरी तरह महासागर में डूबने का खतरा है। यदि कार्बन अभी जैसे छूटती रही तो जल्द 28 से 60 करोड़ लोगों के पांवों के नीचे की जमीन पानी में डूबी होगी। इसलिए मसला पृथ्वी के अस्तित्व का भी है। इस बर्बादी की मूल वजह अमेरिका आदि का अंधाधुंध विकास है। विकसित देशों ने कार्बन छोड़कर वातावरण बिगाड़ा। अब ये चाहते हैं कि भारत जैसे देश विकास में कोयले का जो उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा की जो खपत बढ़ा रहे हैं, उसे रोके। मतलब विकास हुआ नहीं और भारत कोयला, थर्मल पावर आदि पर रोक लगाए। इसलिए लड़ाई विकसित बनाम विकासशील देशों के बीच की भी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। ऐवान के मौजूदा इजलास को बचाने और कानूनी कामकाज निपटाने के लिए हुकूमत की तरफ से संजीदा कोशिशें हो रही हैं। ऐवान की कार्रवाई में हुकूमत की इस कोशिश की झलक भी नजर आ रही है। हुकूमत के पार्लियामानी मैनेजरों ने बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट को हिज़्बे इख्तिलाफ के उकसावे में न आने का हुक्म दिया है। इसलिए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट खामोशी अख्तियार करे हुए हैं। अगर इक्का दुक्का रुकन पार्लियामेंट बोलने खड़े हो रहे हैं तो पार्टी के फ्लोर मैनेजर और दूसरे रुकन पार्लियामेंट उसे चुप कराकर बैठाने लग रहे हैं। पार्लियामेंट की दोनों ऐवान में आइन और अदम बर्दाश्त पर हुई बहस के दौरान तमाम फायर ब्रांड रहनुमाओं को तर्जुमान की फहरिस्त में नहीं रखा गया। योगी आदित्यनाथ से लेकर साध्वी निरंजन ज्योति तक तमाम मुतनाज़ा रुकन पार्लियामेंट बहस से दूर रहे। फैक्ट पर बात करने वाले और बोलने की महारत हासिल रहनुमाओं को बहस में उतारा गया। मीनाक्षी लेखी और किरण खेर जैसी पहली बार की रुकन पार्लियामेंट को तरजीह दी गई। हुकूमत के मैनेजरों ने तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और बीएसपी को पटाया है। इसके अलावा डीएमके जैसी मुखालिफ पार्टी को साथ लेने की कोशिश भी हुई है। कुल जमात की इजलास में वेंकैया नायडू ने डीएमके रुकन पार्लियामेंट कनिमोझी को अगली कतार में वजीर आजम के करीब बैठाया और तृणमूल कांग्रेस से पहले उन्हें बोलने के लिए मदऊ किया। वजीर आजम खुद पहल करके हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से बात कर रहे हैं। बयानात में उनके जो तेवर बदले हैं वो आइन और अदम बर्दाश्त की बहस में उनके जवाब में साफ नजर आया है। मरकजी हुकूमत के मैनेजर जीएसटी बिल पास हो जाने की उम्मीद में हैं। उनके पास ऐवान बाला में अक्सरियत से ज्यादा का अदद होने का यकीन है। हुकूमत के मैनेजरों की माने तो कांग्रेस और बायां महाज को छोड़कर तकरीबन सभी जमातें जीएसटी की हिमायत कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि 245 रुकनी ऐवान बाला में अभी हुकूमत सिर्फ 106 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल कर पाई है। इसमें एनडीए के अपने 66 रुकन पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 12, बीएसपी के 10, जेडीयू के 12 और बीजेडी के 6 रुकन पार्लियामेंट हैं। हुकूमत को बिल पास कराने के लिए 163 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत की जरूरत है। अन्ना डीएमके के 12 रुकन पार्लियामेंट को हुकूमत अपने साथ मान रही है, लेकिन अभी इसमें शको शोबा है। अगर हुकूमत पैदावार करने वाले सूबों को 1% ज्यादा टैक्स की सहूलत नहीं देती है तो अन्ना डीएमके की तरफ से इसकी मुखालफत हो सकती है। तब हुकूमत को शिवसेना की 3 रुकन पार्लियामेंट की हिमायत भी पक्की नहीं माननी चाहिए। महाराष्ट्र से एनसीपी के 6 रुकन पार्लियामेंट हैं जो अपनी हिमायत को लेकर तगड़ा मोलभाव करेंगे। हुकूमत के लिए मुश्किल की बात यह है कि
पहले हर मसले पर उसका साथ देने वाली समाजवादी पार्टी ने पैंतरा बदला है। बीएसपी के जीएसटी का हिमायत करने के बाद वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि जीएसटी से सूबे को नुकसान होगा। बायां महाज और कांग्रेस भी हिमायत नहीं कर रहे हैं। तभी जीएसटी बिल पर रजामंदी बनाने की कोशिश में लगे रहनुमा मान रहे हैं कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर इसे पास कराना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल बिल पर फंस गए हैं। उन्होंने जो बिल बनाया है उसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने चैलेंज दिया है। कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी के चैलेंज की केजरीवाल अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण ने उनके साथ मिलकर तहरीक चलाने के वक्त जन लोकपाल का मसौदा तैयार किया था, इसलिए उनका चैलेंज मामूली नहीं है। प्रशांत भूषण ने रेडियो पर इश्तिहार देकर केजरीवाल को बाज़ाब्ता तौर पर बहस का चैलेंज दिया है। अपनी रेडियो की तशहीर में प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ऐवान में पेश किया गया बिल बदउनवानी मुखालिफ तहरीक और मुल्क के साथ धोखा है। तभी केजरीवाल की हालत सांप छुछुंदर वाली है। बहस का चैलेंज मंजूर करना और न करना दोनों उनके लिए मुश्किल वाला है। इसलिए उन्होंने प्रशांत भूषण को बीजेपी का आदमी साबित करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के करीबी आशीष खेतान ने ट्विटर पर पूछा है कि प्रशांत भूषण बीजेपी के इक़्तिदार वाले सूबों की बदउनवानी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। दूसरी जानिब केजरीवाल ने अपने दो हामियों कुमार विश्वास और संजय सिंह को रालेगण सिद्धि भेजकर अन्ना हजारे की हिमायत हासिल की है। ये दोनों अन्ना को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि दिल्ली हुकूमत का बिल तहरीक वाला बिल ही है। तभी उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने इसमें अड़ंगा लगाया तो वो तहरीक चलाएंगे। प्रशांत और योगेंद्र यादव के मुकाबले केजरीवाल ने काफी होशियारी से अन्ना हजारे को खड़ा किया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मरकजी वजीर वीके सिंह के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर लोकसभा और कुमारी शैलजा के बयान पर मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली के वजाहती बयान पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में मरकजी वजीर खारजा बराए ममलिकती उमूर वीके सिंह से अपोजिशन जमातों ने दलितों के खिलाफ काबिले एतराज बयान को लेकर जमकर हंगामा किया और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। स्पीकर सुमित्रा महाजन के बार बार कार्रवाई चलने देने की अपील को अपोजिशन जमातों ने नजरअंदाज कर दिया। इस दौरान लोकसभा में मौजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐवान में हंगामे से नाराज होकर ऐवान से बाहर चले गए। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के अरकान ने मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली और मरकजी वजीर पीयूष गोयल के तबसरे की मुखालफत में जबरदस्त हंगामा किया, जिससे ऐवान का इजलास बार बार मुलतवी करना पड़ा। जेटली ने गुजरात के एक मंदिर में जात बिरादरी पूछे जाने से मुताल्लिक शैलजा के बयान पर तबसरा किया था, जबकि गोयल ने कांग्रेस की मुखालफत को छोटा मसला बताया था। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने आईन पर बहस के दौरान राज्यसभा में कहा था कि 2013 में गुजरात के एक मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ था और उनकी जात बिरादरी पूछी गई थी। अदालत उज़्मा ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रियासती हुकूमतें ऐसे मुजरिमीन की सजा को माफ नहीं कर सकती हैं जिन पर मरकजी कानून के मुकदमात चल रहे हैं। राजीव गांधी कत्ल के मुजरिमीन को रिहा करने के तमिलनाडु हुकूमत के फैसले से पैदा हुए आईनी मसले को सुलझाते हुए अदालत उज़्मा ने कहा है कि रियासतों को माफ करने का अख्तियार है, लेकिन वो इसे अज खुद नोटिस लेते हुए नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस HL दत्तू की सदारत वाली 5 जजेस की आईनी बेंच ने ये भी कहा है कि मरकजी कानून के तहत दर्ज मामलात में मुजरिमीन की सजा माफ करने में मरकजी हुकूमत का अहम किरदार होगा, जिनमें CBI जैसी मरकजी एजेंसी ने जांच की हो। आईनी बेंच ने राजीव गांधी कत्ल में मुजरिमीन की सजा माफी के सबूत शवाहिद और कानूनी पहलुओं को 3 जजेस की बेंच के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस HL दत्तू आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। बिहार में बरसरे इक़्तिदार जमात जनता दल यू के विजय कुमार चौधरी को आज 16वीं बिहार असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। विजय चौधरी सराय रंजन असेंबली सीट से मेंबर असेंबली हैं। बिहार असेंबली का आज आगाज होते ही विजय कुमार चौधरी को बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब किया गया। असेंबली स्पीकर चुने जाने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार और अपोजिशन के रहनुमा प्रेम कुमार ने विजय चौधरी को उनकी कुर्सी तक पहुँचाया। वजीर आला
नीतीश कुमार ने विजय चौधरी के स्पीकर चुने जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और अपोजिशन के रहनुमा प्रेम कुमार ने भी विजय चौधरी को स्पीकर चुने जाने पर मुबारकबाद पेश की। नीतीश ने कहा कि ऐवान के वकार को बनाए रखने और पार्लिमानी रवायत को बरकरार रखने के लिए तमाम लोगों की इजाजत का जज्बा जरूरी है। नीतीश ने कहा कि स्पीकर के ओहदे का मुत्तफिका तौर पर इंतखाब हुआ है, इसके लिए पूरा ऐवान मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने चेन्नई और तमिलनाडु के दिगर इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश और सैलाब पर फिक्र का इजहार करते हुए आज जल्द से जल्द राहत और बचाव के काम में तेजी लाने की अपील की है। राहुल ने अपने पार्टी कारकुनान से हर मुमकिन ताउन किए जाने की अपील की। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि चेन्नई और तमिलनाडु के दिगर इलाकों में मुसलसल बारिश की खबरें अफसोसनाक हैं। मेरी फिक्र तमिलनाडु के लोगों के लिए है जो लगातार बारिश का सामना कर रहे हैं। राहुल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जरूरतमंदों तक राहत और इमदादी सामान जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं बारिश और सैलाब से मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद करने के लिए अपने पार्टी कारकुनान से अपील करता हूं। लगातार बारिश के सबब चेन्नई और तमिलनाडु के कई साहिली इलाके ज़ेरे-आब हो चुके हैं। दारुल हुकूमत चेन्नई से रियासत के कई अजला का सड़क और रेलवे राब्ता पूरी तरह टूट गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आमद और रफ्त आज पूरी तरह बंद रही। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पेरिस में 180 देश जलवायु परिवर्तन की चिंता में आम राय निश्चित ही बनाएंगे। समझौता होगा, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होगा, स्वैच्छिक होगा। मतलब दुनिया के देश सहमति देंगे कि वे ऐसे उपाय करेंगे जिससे कार्बन कम छूटे। क्या इससे बात बनेगी? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। पेरिस में हो रही माहौलियाती तब्दीली समिट में सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान और चीन पर है। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रोग्राम में जो मुआहदा होगा और कार्बन से जुड़ा हुआ जो हदफ तय किया जाएगा, उस पर दुनिया का मुस्तकबिल मुनहसिर है। और ये हदफ तय करने में हिंदुस्तान और चीन जैसी तेजी से बढ़ रही इक्तिसादियात का बड़ा किरदार रहने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए इजलास में हिस्सा लिया और एक छोटा सा खुतबा दिया, लेकिन इस खुतबे में ही उन्होंने हिंदुस्तान का रुख साफ कर दिया। वजीर आजम ने दुनिया की तमाम सुपर पावर ताकतों के इजलास में दो टुक अंदाज में कहा कि माहौलियाती तब्दीली के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तो कुदरती वसाइल को मां माना जाता है, इसलिए उसे जमीन के गर्म होने या माहौलियात में हो रही तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक डंडे से हाँकने की तरक्की पजीर ममालिक की सोच पर भी सवाल उठाया और कहा कि सबको अलग अलग देखे बिना जिम्मेदारी तय करना गलत होगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक चाहते हैं कि हिंदुस्तान तवानाई की खपत में तखफीफ करे। इसके लिए हिंदुस्तान को कोयले से बिजली की पैदावार कम करनी होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस के अपने खुतबे में कहा कि हिंदुस्तान में अब भी 30 करोड़ लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान अपने रिवायती तवानाई के वसाइल में तखफीफ नहीं कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से पहल करके साफ तवानाई के हल्के में कदम बढ़ाया है। कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे पर काम हो रहा है। पन बिजली और सोलर तवानाई वगैरह को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा है कि हिंदुस्तान 176 गीगावाट साफ बिजली तैयार करने के अपने हदफ पर कायम है। जहां तक कार्बन के पैदा होने का सवाल है, तो हिंदुस्तान ने पहले ही अपना हदफ तय कर दिया है। माहौलियाती तब्दीली पर इजलास शुरू होने से पहले इसकी तैयारियों के लिए चल रहे इजलास के दौरान ही हिंदुस्तान ने कहा कि वो अपने कार्बन पैदावार में 30 से 35% तक की तखफीफ करेगा। हिंदुस्तान के इस ऐलान को पूरी दुनिया में सराहा गया है। इसके बावजूद अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी ने कहा कि कार्बन पैदावार के लिहाज से हिंदुस्तान एक चैलेंज है। हिंदुस्तान ने इस पर जबरदस्त तंकीद की है। वजीर माहौलियात और जंगलियात प्रकाश जावड़ेकर ने जॉन केरी के इस बयान पर बाज़ाब्ता तौर पर एतराज दर्ज कराया है। पेरिस में मौजूद हिंदुस्तान के नुमाइंदों का मानना है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें तरक्की पजीर ममालिक की जरूरतों को समझना चाहिए। जो मुल्क तरक्की के उरूज पर
पर पहुंच चुके हैं वो अपने वहां कटौती करें। हिंदुस्तान भी चाहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो बातें तय हुई है उनके तय तरक्की याफ्ता ममालिक ईमानदारी दिखाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कार्बन पैदा करना कम करें। माहौलियाती तब्दीली होने या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने, ग्लेशियर पिघलने या कई ममालिक के साहिल में डूबने के खतरे का असर हिंदुस्तान या तरक्की पजीर ममालिक पर भी होगा। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जो तरक्की याफ्ता मुल्क इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी पैदावार में तखफीफ करनी चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पेरिस की जलवायु परिवर्तन बैठक पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पेरिस की बहुपक्षीय बैठक उनके कूटनीतिक कौशल की परीक्षा है, इसलिए कि दुनिया के तमाम देश चीन के बाद भारत के विकास से कार्बन उत्सर्जन को लेकर सर्वाधिक चिंता में है। भारत की पहली प्राथमिकता विकास है, उस नाते पेरिस में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। शुक्ला जी, 11 दिसंबर तक भारत का प्रतिनिधिमंडल जलवायु परिवर्तन को लेकर जो स्टैंड लेगा, उससे पूरे 180 देशों का जो ये करार होना, समझौता होना, वो बहुत प्रभावित होना है। आपके अनुसार भारत का स्टैंड क्या है या क्या होना चाहिए? जी देखिए, 2-3 चीजें हैं। भारत को ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने वाली तकनीक चाहिए, एक तो ये है। और दूसरी बात यह है कि उन तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए भारत को पैसा भी चाहिए। अच्छा, भारत के लिए ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लीडरशिप एक्वायर करने की। इसमें अब एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ से एक क्लीन एनर्जी का रास्ता अपनाए। हाँ, तो उस पर इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 22 तक 1 लाख मेगावाट का जनरेशन सोलर एनर्जी से होगा। और अब ये है कि अगर ये मेहनत करें और फोकस जरा शिफ्ट कर दें। भारत को चाहिए कि यूनिलैटरली ये एक्सेप्ट कर ले कि हमें जो आप टारगेट दे रहे हैं, हम उसको बिना हिचक के इम्प्लीमेंट करेंगे, बशर्ते कि हमें टेक्नोलॉजी आप दें और कैपिटल थोड़ा सा मुहैया करवाएं। नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब कोयले की इतनी खानें नीलाम हुई है, कोयले के ऊपर थर्मल पावर के बड़े सुपर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तमाम बातें, इनको कैसे छोड़ सकते हैं? भारत का मतलब ये संभव, ये जब एक तरफ वो प्रायोरिटी थी, तब क्लीन एनर्जी या सौर्य ऊर्जा का, या जो हवा पंचक्की वाला की ऊर्जा, ये कैसे संभव है? नहीं, देखिए, उसमें कोल में भी अब बहुत चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कोल को क्लीन करके ग्रीन हाउस इफेक्ट उसका उपयोग कर सकते हैं। वो थर्मल में भी हो सकता है। हाँ, वो थर्मल में भी हो सकता है, लेकिन वो तकनीक हमारे पास नहीं है। तो मतलब हमारे लिए स्टैंड ये होना चाहिए कि आप तकनीक हमें दीजिए, सस्ती दीजिए और कैपिटल दीजिए, तो हम आपकी हर शर्त मान सकते हैं। जी, भारत ने ऑलरेडी अपना जो स्टैंड रखा है कि कम से कम 20 तरह की जो टेक्नोलॉजीज डिमांड भारत ने रखी हुई है, कि ये 20 तरह की टेक्नोलॉजी, आप तकनीक हमें मुहैया करवाइए, हम अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए तैयार है। विकसित देशों में अमेरिका, यूरोप जो है, जब ये मानते हैं कि संकट गंभीर है और विकासशील देशों में और भारत और चीन को खास तौर पर इसको सुधार ठीक करना है, तो वो तकनीक देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? कम से कम इस मामले में तो वो तकनीक दे, मुहैया कराने, उसमें उनकी क्या आपत्ति है? चीन को आप भूल जाइए। जहां हमें ग्लोबल लीडरशिप के मामले में चीन की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे दुनिया में हमारी छवि क्या बनती है और हमारे ग्रोथ पर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न कंट्रीज अब इस
अब 2016 में 2015-16 में वो स्टैंड लेंगे जो उन्होंने कोपेनहेगन में 5 साल पहले लिया था। वो क्या लिया था कि देने को तैयार है? नहीं, उसमें बस क्या कहते हैं, पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हो गई कि अच्छी बात, सब एक दूसरे की पीठ ठोक करके निकलते बने, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं थी। वो तो अब वापस बाइंडिंग एग्रीमेंट तो अभी होता हुआ नहीं लगता, नहीं होता हुआ लगता। अभी एक है कि मॉरली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो रहा है, हाँ, कि भाई हर देश करेंगे। तो इसमें फिर ये कि फिर विकासशील देशों को, भारत को वो तकनीक दे, पैसा दे, इसकी गारंटी नहीं बनती है। नहीं, गारंटी नहीं बनती है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसमें वेस्ट के लिए भी एक तरीके की लाचारी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि वो तकनीक नहीं देंगे। ऐसे ही ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहते हैं, डी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर है, नहीं देंगे तो उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, देंगे तो उनको फायदा है। उस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परीक्षा की बात यह है कि वो तकनीक ट्रांसफर करने पर रजामंद उनको करवाए। जी, जी। भले फिर हम तो वो जो चाहते हैं, जो वो टारगेट दे रहे हैं, वो उसको हम मान लें। जी, देखिए, टारगेट तो हमें अपने यूनिलैटरली मानना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो सी लेवल बढ़ने वाला है और जो इससे क्लाइमेट चेंज होंगी, जिसमें अपने खास करके हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया खास करके, जहां पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि अभी दिसंबर के अंदर भी, दिसंबर में भी गर्मी चल रही है एक तरह से। फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और मालदीव जैसे टापू और ये सब डूबने के खतरे में है। हमारी गंगा की ग्लेशियर्स घट रही हैं। तो ये हमारे लिए खुद अपने सर्वाइवल के लिए उचित है कि हम इस पर ज्यादा बहस न करें, टारगेट करें, लेकिन टारगेट के साथ कोशिश करें डिप्लोमेटिकली कि वो तकनीक हम ले लें। और मुझे जो लगता है, वेस्टर्न कंट्रीज, भारत का जहाँ तक संबंध है, वहाँ पर उनको कोई खास दिक्कत नहीं है। चीन के साथ उनके जो भी संबंध हो, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन नहीं, लेकिन बाकी दूसरे विकासशील देश जो है वो भी तो भारत को देख रहे होंगे। हाँ, लेकिन देखिए, जो मेन प्रॉब्लम जहाँ पर है, ये देखिए, अभी दुनिया में एक तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और फिर अपनी ये ब्रिक्स है, ये मेजर पावर हाउसेस है और इन्हीं की सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इमिशन से कार्बन निकल रहा है। अच्छा, वेस्ट ने तो मान लीजिए अपना सुधार करना शुरू कर दिया है। आप गए होंगे, आपने देखा होगा क्लाइमेट उनकी फर्स्ट क्लास है, कोई पोल्यूशन वगैरह हमारे यहाँ की तरह है नहीं। यहाँ रहा हमारा सवाल, और दूसरे देश जो छोटे मोटे हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन पर आ जाएंगे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बुनियादी तौर पर भारत का रोल अहम है। भारत अगर फैसला करेगा तो अपने आप कई चीजें हो जाएगी, ये इस पेरिस के अंदर संबंध लग रहा है। और भारत अगर करेगा तो चीन अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। जी शुक्ला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।